नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको शहरीकरण के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी और इस वीडियो से पहले पार्ट 1 में मैंने आपको ग्रामीण जीवन के बारे में डिटेल में पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत ग्रामीण जीवन की परिभाषा हमने पढ़ ली थी, ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषताएं और गांव से शहर की ओर जो पलायन हो रहे हैं इसके प्रमुख कारण हमने पढ़े थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ये रिट का लेक्चर नंबर 32 है। जैसा कि आपको पता ही है, इस चैनल पर रिट की यूनिट व टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जा रही है। तो यदि आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शहरीकरण। शहरीकरण या फिर इसको हम बोल सकते हैं नगरीकरण। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शहरीकरण या नगरीकरण कहते किसे हैं। तो जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करना नगरीकरण या शहरीकरण कहलाता है। नगरीकरण या शहरीकरण किसे कहते हैं? जो जनसंख्या होती है उनका ग्रामीण क्षेत्रों से, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या वो शहरी क्षेत्रों में जब पलायन करती है उसको कहा जाता है शहरीकरण या नगरीकरण। शहरीकरण आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चलिए अब देखते हैं शहरीकरण की परिभाषा। तो शहरीकरण की परिभाषा में सबसे पहले मैंने ली है विल्कॉक्स की। तो विल्कॉक्स क्या कहते हैं? जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव तथा जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं उसे नगर या शहर कहते हैं। विल्कॉक्स क्या कह रहे हैं? जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव कहते हैं और जहाँ कृषि के अतिरिक्त, कृषि के अलावा जो अन्य व्यवसाय भी प्रचलित हैं उसे क्या कहते हैं? नगर या शहर कहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड परिभाषा है वो है बर्गल। बर्गल के शब्दों में नगर या शहर ऐसी संस्था है जहां अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हो। मतलब कहने का मतलब कुल मिला के इसमें यही है कि गांव में क्या होता है, मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है। और जो नगर या शहर है वो ऐसी संस्थाएं हैं जहां निवासी जो है वहां के कृषि कार्य के अतिरिक्त भी अन्य उद्योग में लगे रहते हैं, अन्य उद्योग भी करते हैं। चलिए अब देखते हैं नगरीय समुदाय की विशेषता। नगरीय समुदाय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक समस्याएं। नगर जो होते हैं इसमें सामाजिक समस्याओं के ये केंद्र भी होते हैं। इनमें क्या क्या सामाजिक समस्याएं होती हैं? जैसे कि भ्रष्टाचार, वर्ग संघर्ष, बाल अपराध, बेकारी, गरीबी, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, प्रदूषण, युवा तनाव, भिक्षावृत्ति, ये सब जो समस्याएं हैं ये नगरों में विशेषतः देखने को मिलती है। और दूसरी जो विशेषता है वो है कृत्रिमता। कृत्रिमता कैसे? जो नगरीय जीवन होते हैं ये क्या करते हैं? दिखावे का जीवन इनमें अधिक होता है। जो नगरीय जीवन होते हैं इनमें दिखावा अधिक होता है। यहाँ लोग प्राय आडंबर युक्त व कृत्रिमता में जीवन जीते हैं। तो दूसरी विशेषता हो गई नगरीय समुदाय की कृत्रिमता। तीसरा है स्थानीय एवं सामाजिक गतिशीलता। नगरों में स्थानीय गतिशीलता अधिक पाई जाती है। जो नगर होते हैं वहाँ पर स्थानीय गतिशीलता अधिक पाई जाती है, उनमें स्थान के प्रति लगाव नहीं होता। और स्थानीय गतिशीलता के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता भी नगरों में अधिक होती है। नगरों में व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता और क्षमता के अनुसार अपनी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। तो जो नगरीय समुदाय है इसकी तीसरी विशेषता हो गई स्थानीय एवं सामाजिक गतिशीलता। चौथी है द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। जो नगर होते हैं इनमें द्वितीयक संबंधों की प्रधानता देखने को मिलती है। नगरों की अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ सभी लोगों से आमने सामने की घनिष्ठ संबंध कायम करना कठिन होता है कि जो काफ़ी जनसंख्या होती है तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो सीधे सीधे रिलेशनशिप होते हैं वो कम मिलती हैं, अतः नगरों में औपचारिक संबंध अधिक होते हैं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। नगरों में श्रम विभाजन तथा कार्यों का विशेषीकरण भी अधिक होता है। यहाँ व्यक्ति अपने कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। श्रम विभाजन और विशेषीकरण पारस्परिक निर्भरता को जन्म देता है। तो ये नगरीय समुदाय की पांचवी विशेषता हो गई। इसके अलावा छठी विशेषता है जनसंख्या का
अधिक है। नगरों की प्रमुख विशेषता जनसंख्या का अधिक है, मतलब बहुत सारी जनसंख्या। और नगरों की जनसंख्या जो है, ये नगरों में जनसंख्या के अधिकता के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। इसके अलावा जो सातवीं विशेषता है वो है स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधा। नगरों में व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि नगरों में सिनेमा हॉल, नृत्य संगीत कला केंद्र, टेलीविज़न, रेडियो, नाट्यशालाएं आदि अनेक मनोरंजन के साधन जो होते हैं वो सुलभ होते हैं, मिल जाते हैं इजीली। इसके अलावा आठवीं जो विशेषता है वो है जनसंख्या की विषम रूपता। नगरों में जनसंख्या का विषम रूप पाया जाता है। यहाँ अनेक मतों व धर्मों के अनुयायी, विभिन्न संप्रदाय, वर्ग, जाति, प्रजाति, भाषा व प्रांतों के लोग निवास करते हैं। इसी के कारण नगर को विषम रूपता वाला समाज भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ की अगली विशेषता है विभिन्न आर्थिक वर्गों के लोगों का निवास। यहाँ पर नगरों में जो विभिन्न आर्थिक वर्ग हैं, जैसे कि उच्च, मध्यम, निम्न, ये तीनों वर्ग के लोग जो हैं वो नगर में रहते हैं। इस कारण नगरों में संघर्ष में जीवन रहता है। इसके अलावा अगली विशेषता है व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता। नगरों में अनेक प्रकार के छोटे तथा बड़े व्यवसाय पाए जाते हैं और व्यवसाय की अधिकता के कारण नगरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी कहा जाता है। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वो है परिवहन व संचार। बस व रेल व्यक्तियों को किसी भी स्थान से शीघ्र लाने ले जाने में सक्षम होती है और वहाँ रेल, हवाई जहाज, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कोरियर सेवा, स्पीड पोस्ट, फैक्स आदि की बहुलता होती है। इसके अलावा तार्किक अभिवृत्ति। नगरों में व्यक्ति परंपरा, रूढ़ियों, कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान में विश्वास नहीं रखते हैं या रखते भी हैं तो कम रखते हैं। जब तक उसके तथ्य को किसी तर्क वितर्क के द्वारा प्रमाणित न कर लें तब तक जो नगर के लोग हैं वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक विशेषता हो गई तार्किक अभिवृत्ति की। अगली जो विशेषता है वो है सुरक्षा। नगरीय जीवन जो है अति व्यस्ततापूर्ण, तनाव और संघर्षों से भरा हुआ होता है। उसे संघर्षों और तनाव से राहत दिलाने के लिए नगरों में पुलिस, न्यायालय आदि होते हैं, जिससे व्यक्ति को लूटपाट, चोरी, हत्या जैसे खतरों से मुक्ति मिलती है और वह निश्चिंत होकर अपने स्वयं के कार्यों में लगा रहता है। तो एक जो लास्ट का पॉइंट है ये हो गया सुरक्षा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि निम्न में से कौन सा नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। इनमें से कोई भी 3 नगरीय समुदाय की विशेषता दे दी जाएगी और एक आपको अलग पॉइंट दे दिया जाएगा, उसको आपको पहचानना है और उसमें टिक करना है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं इनके। इसके अलावा परिभाषा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आजकल तो वैसे एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ हो गया तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और ज़्यादातर यही बनते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक जैसे लगते हैं और उनमें से आपको पहचानना होता है कि कौन सी कथन सही है या कौन सा कथन उसमें से गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं, शहरीकरण की समस्याएं। अभी हमने पढ़ लिया शहरीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे शहरीकरण की क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो सबसे जो पहली समस्या है वो है आवास की उचित व्यवस्था नहीं होना। यहाँ पर क्या होता है, शहरों में अधिक जनसंख्या व आय कम होने के कारण गंदी या मलिन जो बस्तियाँ हो जाती हैं ये विकसित हो जाती हैं। इस कारण से यहाँ क्या होता है, जो उचित आवास होता है उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। दूसरा है जल आपूर्ति व निकास। तो नगरों में जल आपूर्ति और जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण प्रदूषित जल नदियों में जा रहा है, जिससे पीने का पानी व पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तीसरा है मानसिक बीमारियां। भीड़ भाड़ के कारण क्या होता है, जो शहरों में कई मानसिक बीमारियां और दंगे आदि परिस्थितियां जो है वो उत्पन्न हो रही हैं। चौथा जो समस्या है वो है प्रदूषण की। नगरों में जो दिन प्रतिदिन बढ़ते उद्योग हैं, वाहन हैं, इनके कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण की समस्या लगातार उत्पन्न होती जा रही है। अगला पॉइंट है बढ़ती जनसंख्या। तो नगरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनका भी अभाव
हो रहा है। छठा पॉइंट है बेरोजगारी। तो जो कुटीर और दस्तकारी उद्योग होते हैं इनका पतन हो रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, जो आधुनिक मशीनें होती हैं, आधुनिक जो मशीन का युग है आजकल, जो पहले काम हाथों से होता था वो आजकल जैसे कि मशीनों से होने लग गया है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि रोजगार की जो संभावना है वो कम होती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो एक समस्या हो गई बेरोजगारी। नेक्स्ट पॉइंट है अपराध में वृद्धि। इसके कारण क्या हो रहा है कि अपराध में वृद्धि भी होती जा रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सामाजिक समस्या में वृद्धि। तो नगरीकरण से क्या हो रहा है कि गंदी बस्ती, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति आदि जो सामाजिक समस्याएं हैं इनमें भी वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण और शहरी समुदाय में अंतर। अभी हमने शहरीकरण की विशेषता समस्याएं देख ली। अब हम देखेंगे कि जो गांव है और शहर है इनमें क्या अंतर होता है। तो इसका अंतर सबसे पहले जनसंख्या। जो ग्रामीण समुदाय होता है इनमें जनसंख्या कम होती है और शहरी समुदाय में जनसंख्या अधिक होती है। सबसे पहला अंतर हो गया इसकी जनसंख्या का। दूसरा अंतर है संस्कृति का। तो ग्रामीण समुदाय में जो कृषि और समान उद्योग है, धंधों के कारण क्या होता है, सभी सदस्यों की संस्कृति समान होती है। परंतु शहरी समुदाय के अलग अलग उद्योग व जीवन शैली होने के कारण सभी सदस्यों की जो संस्कृति है वो समान नहीं होती है। तीसरा अंतर है विवाह। ग्रामीण समुदाय में विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किंतु जो नगरीय समुदाय हैं उनमें आजकल प्रेम विवाह पाए जाते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। और नेक्स्ट जो अंतर है वो है स्त्रियों की दशा। ग्रामीण समुदाय में स्त्रियों का सामाजिक स्तर जो है वो नीचा होता है, उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है। परंतु शहरी समुदाय में स्त्रियों की दशा इसके विपरीत होती है। मतलब जो शहर होते हैं वहाँ पे स्त्रियों की दशा अच्छी होती है और वहाँ पे पढ़ाई और इसकी भी अच्छी सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है औपचारिक व अनौपचारिक संबंध। तो ग्रामीण समुदाय के सदस्य एक दूसरे से परिचित रहते हैं और उनमें अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, जो कि लेकिन इसके अलावा जो नगरीय समुदाय हैं इनमें संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, अनौपचारिक संबंध कहाँ, गाँव में, और औपचारिक संबंध शहरों में। इसके अलावा छठा पॉइंट है संकीर्णता व व्यापकता विचारों में। जो उनके विचार होते हैं उनमें संकीर्णता और व्यापकता का भी अंतर हमें देखने को मिलता है। तो ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति में विचारों की संकीर्णता पाई जाती है। जो ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति होते हैं उनमें विचारों की संकीर्णता पाई जाती है और जो नगरीय समुदाय में रेडियो, समाचार पत्र आदि द्वारा विचारों में उनमें क्या आ जाती है, व्यापकता आ जाती है। नेक्स्ट अंतर है परिवार। ग्रामीण सामाजिक संरचना में अधिकांशतः विस्तृत व संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है 3 या 4 पीढ़ियों के सदस्य एक ही स्थान पर निवास करते हैं। जबकि जो नगर होते हैं इनमें सामाजिक संरचना में परिवार जो है अधिकांश एकाकी होते हैं, जिसमें 2 पीढ़ियां ही निवास करती है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। तो ये परिवार का भी एक बहुत बड़ा अंतर है जो हमें देखने को मिलता है ग्रामीण व शहरी जीवन में। इसके अलावा 8th नंबर पे है जाति। ग्रामीण सामाजिक संरचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार जाति है और जाति का निर्धारण जो है जन्म से होता है, कहाँ पर, गाँव में। और गाँव में जातीय संस्तरणात्मक व्यवस्था पाई जाती है। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है। शहरों में जातीय बंधन शिथिल होता है, जबकि क्या होता है कि जो शहर है वहाँ पे जातीय बंधन शिथिल होता है। यहाँ व्यवसाय, खान पान, आपसी व्यवहार आदि व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता से निर्धारित होते हैं। नगरीय समुदाय में संस्तरण का आधार जाति ना होकर क्या होता है, उनकी अर्जित स्थिति होती है। और नेक्स्ट जो है ये हो गया स्थानीय स्वशासन। गांव में स्थानीय स्वशासन की इकाई जो होती है ग्राम पंचायत होती है, जो ग्रामीण सत्ता एवं शक्ति का केंद्र होती है। जबकि जो नगर है वहाँ पर क्या होता है, नगर क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की इकाई नगर पालिका, परिषद या निगम होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा 10 नंबर पे अंतर है आर्थिक संस्थाएं। तो ग्रामीण भारत में परंपरागत तौर पर अधिकांश जो लोग होते हैं वो कृषि, पशुपालन इनसे जुड़े रहते हैं। एक जाति
दूसरी जाति की जजमानी व्यवस्था के तहत सेवा करती रही है और वह सेवा के बदले पुनः सेवा प्राप्त कर सकती है, वस्तुओं में अथवा नगद भुगतान प्राप्त कर सकती है। जो नगरीय भारत है इनमें व्यवसाय की बहुलता है। अधिकांश जनसंख्या निर्माण तथा सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। सेवा के बदले मुद्रा व्यवस्था प्रचलित है। व्यवसाय का जो आवश्यक रूप है जाति से संबंध नहीं है। व्यक्ति जो है अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन करता है। नेक्स्ट है गतिशीलता। तो गांव में गतिशीलता कम और स्थायित्व अधिक पाया जाता है और गांव सामाजिक व भौगोलिक दोनों ही परिप्रेक्ष्य में भाग दौड़ से दूर तथा अपेक्षाकृत शांत एवं कम गतिशील है, जबकि नगर में सामाजिक एवं भौगोलिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। जो नगरीय लोगों की आर्थिक प्रगति व भौतिक संसाधनों को अधिक मात्रा में जुटाने की महत्वाकांक्षा ने उन्हें गतिशील बनाया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है सुरक्षा। ग्रामीण सामाजिक संरचना में गांव का प्रत्येक व्यक्ति गांव के लिए सिपाही है और नगर में अपरिचय बोध, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, विभिन्नता और व्यक्तिवादिता, इनके कारण क्या होता है, सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। नेक्स्ट है सहयोग व प्रतिस्पर्धा। तो जो ग्रामीण समुदाय है इनमें सहयोग पर आधारित होता है। जो ग्रामीण समुदाय है वो सहयोग पर आधारित होता है। एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति आपसी सहयोग द्वारा की जाती है, जबकि जो नगरीय क्षेत्र है इनमें पूंजीवादी प्रवृत्तियों के चलते एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रहती है। तो नगरों में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है तकनीक का इस्तेमाल। ग्रामीण क्षेत्र तकनीक के प्रयोग के मामले में नगरीय क्षेत्रों से पीछे है। इसके अलावा 15वां पॉइंट है पहनावा और फैशन। तो ग्रामीण लोगों का पहनावा परंपरागत है, उसमें बदलाव बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो नगरीय लोग होते हैं इनकी रुचियां पहनावे के संदर्भ में काफ़ी परिवर्तनशील और परिष्कृत होती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा शहरों में कितने नए नए फैशंस के चलते हैं और वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं उसे जल्दी से, जबकि जो गाँव के लोग होते हैं वो थोड़ा एक्सेप्ट करते हैं लेकिन लेट करते हैं या कम ही करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो ये हो गए पॉइंट आपके ग्रामीण और शहरी समुदाय में अंतर के। तो ये पॉइंट्स आप याद रख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे वैसे। और इसके अलावा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो एग्जाम में जनसंख्या से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स में जो भी प्रतिशत होते हैं और जो भी मतलब ये एग्ज़ाम में है तो ये मैंने आपको दे दिए हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो सबसे पहले हम बात करें भारत की, तो भारत की कुल जनसंख्या में 31.16% शहरी जनसंख्या और जबकि 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है। तो ये भी आपको प्रतिशत याद रखना है इसका। इसके अलावा बात करें जनगणना की, तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहली जनगणना किस सन में हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, तो ये आपको सन भी याद रखना 1872 में। और इसके पश्चात 1881 के उपरांत प्रति 10 वर्ष में देश की जनगणना होती है। तो 10 वर्ष के अंतर में 10 हर मतलब प्रति जो 10 वर्ष होते हैं 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ है, जिसमें जो दशकीय वृद्धि है वो है 21.31% है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो भारत की कुल जनसंख्या है इसका 5.66% लोग राजस्थान में निवास करते हैं। भारत की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत, 5.66%। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो वो है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या है 19.98 करोड़, जो भारत की जनसंख्या का 16.50% है। इसके अलावा भारत में विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है। जो भारत है इसमें विश्व की कितने प्रतिशत, 18% निवास करती है, जबकि विश्व की 2.4% भूमि ही भारत के पास है। और भूमि की बात करें तो 2.4%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है और सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। राजस्थान में जनघनत्व जो है वो 201 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व से क्या आशय? तो जनघनत्व जो होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं वह जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनघनत्व क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं वह जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसके अलावा भारत की जनगणना में देखें ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? तो वर्ष 2001 में ग्रामीण क्षेत्र में था 946 और शहरी क्षेत्र में था 900, जबकि वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में था 947 और शहरी क्षेत्र में 926। तो कई बार ये आंकड़े भी पूछ ले जाते हैं जनगणना से, तो ये भी आपको एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, तो सर्वाधिक की बात करें तो ये है जयपुर में और न्यूनतम की बात करें तो ये है जैसलमेर में। नेक्स्ट है राजस्थान में शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक जयपुर में और न्यूनतम है प्रतापगढ़ में। इसके अलावा राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक है जैसलमेर में और न्यूनतम है कोटा में। राजस्थान में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर, तो शहरी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो है वो है अलवर में और न्यूनतम है डूंगरपुर में। इसके अलावा राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात, तो ग्रामीण लिंगानुपात है 933 और जो कि सर्वाधिक है पाली में 1003 और न्यूनतम है धौलपुर में 841। इसके अलावा राजस्थान में शहरी लिंगानुपात है 914, सर्वाधिक है टोंक में 985 और न्यूनतम है जैसलमेर में 807। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि राजस्थान में शहरी लिंगानुपात कितना है। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे 910, 920, इस तरीके से 914, तो आपको राइट आंसर बताना है। और क्योंकि जो टॉपिक था ये ग्रामीण और शहरीकरण का ही था, तो इसमें आपको ये ग्रामीण और शहरों की, इसलिए मैंने पॉइंट्स ये वाले लिए हैं कि सर्वाधिक किसमें है, न्यूनतम किसमें है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो ग्रामीण जीवन और शहरीकरण वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक का टेस्ट पेपर अपलोड होगा और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ ही गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट। और अगर नहीं होते तो 1-2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये फैक्ट्स जो हैं ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि सर्वाधिक किस में है, न्यूनतम किस में है, तो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में सीधे सीधे इनसे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आप इसको अच्छे से तैयारी करिए और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें टेस्ट पेपर अपलोड करूँगी, उसमें आप टेस्ट दीजिएगा और मुझे बताइएगा कितने मार्क्स आपके आए हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।